Question number 127 कहता है the force F is equal to 3I plus 2K is applied on a body to cover a displacement of D is equal to 2I plus 3J. The work done on a body is 6 joule होगा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. और कौन सा फार्मूला यूज करना है आप लोगों को पता है. W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या हम लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई एंड एफ जेड डी जेड. ये फार्मूला कब यूज करना है? जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन हो. और यहां पर दोनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है. एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 3 और डी एक्स का वैल्यू क्या है? 2. एफ वाई मेंशन नहीं है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. डी जेड मेंशन नहीं है तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 3 2s are 6. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. याद रखो ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ा है. W इज इक्वल टू एफ डॉट डी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. देखो इस क्वेश्चन में तो दोनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है. ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी भी है कि एक कंपोनेंट फॉर्म में होगा, दूसरा मैग्नीट्यूड गिवन होगा. तो फिर क्या करना होगा? इफ अगर फॉर एग्जांपल एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर और एफ जेड स्क्वायर होल अंडर रूट और यहां पर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आ जाए. मिसाल के तौर पर फोर्स गिवन हो, आपसे पूछ रहा है वर्क मालूम करें और फोर्स क्या है? I प्लस जे प्लस के एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 मीटर. तो इसके लिए कौन सा फार्मूला मेंशन है? इसके लिए फिर फार्मूला मेंशन है एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर एंड एफ जेड स्क्वायर. ऐसा भी पॉसिबल है कि वर्क इज इक्वल टू एफ और डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो फिर डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. तीसरा चौथा पॉसिबिलिटी क्या है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड गिवन हो और साथ में एंगल भी गिवन हो. तो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा. अब इस क्वेश्चन में दोनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. W इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई एंड एफ जेड डी जेड. ठीक है, आवाज नहीं आ रही? क्वेश्चन नंबर 128 में क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 0.01%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज्ड बाय कितना होगा? 0.02%. याद रखो कंडीशन क्या है बच्चे? कंडीशन है अगर परसेंटेज 0 से ग्रेटर हो और 10 से कम हो. 0 से ग्रेटर और 10 से कम, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए यूज करना है. ठीक है, आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर. दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो फिर आप क्या करेंगे? अगर परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है तो नंबर 1 परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो पावर को क्या करें? मल्टीप्लीकेशन में लाए. या अगर यहां पर वेलोसिटी मालूम करना है, परसेंटेज इन स्पीड या परसेंटेज इन वेलोसिटी, तो फिर क्या होगा? परसेंटेज इन वेलोसिटी अगेन पावर होगा तो पावर को मल्टीप्लीकेशन में लाए. क्योंकि हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो या तो ये वाला फार्मूला यूज करें या ये वाला फार्मूला यूज करें. तो अब यहां पर मेंशन क्या है? वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 0.01%, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विल बी इंक्रीज्ड बाय. तो हम क्या करेंगे? पावर को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01% दैट इज इक्वल टू 0.02%. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. अच्छा, अगर यहां पर क्वेश्चन आ भी रहा है, अगर यहां पे परसेंटेज
10 के बराबर हो या 10 से ज्यादा और 100 से क्या हो, कम हो, तो फिर क्या करना है? नंबर 1, फॉर इंक्रीज के लिए क्या करना है? परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। और डिक्रीज के लिए क्या करना है? परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। और ये n क्या शो कर रहा है? ये गिवन परसेंटेज शो करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि अगर 10 से कम हो तो ये वाला ट्रिक्स यूज करना है, अगर 10 के बराबर हो या 10 से ज्यादा हो और 100 से कम हो तो इंक्रीज के लिए ये, डिक्रीज के लिए। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में इंक्रीज आया है, स्पीड इज इंक्रीज या वेलोसिटी इंक्रीज बाय 0.01%। मैं यहां पे ला सकता हूं कि वेलोसिटी इज डिक्रीज बाय 0.01%, तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय, तो अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01%। आ रही समझ के नहीं आ रही? इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए ये सेम है, लेकिन अगर 10 के बराबर हुआ और 100 से कम है तो इंक्रीज के लिए अलग से होगा और डिक्रीज के लिए अलग से होगा। क्लियर होगी बात? 100 से ज्यादा है फिर क्या होगा, वो भी क्वेश्चन आ रहा है, उसमें एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? A body of mass 10 kg is moved by a force with 4I plus 3J meter per second. What is its kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता है, 1/2 mv²। अब वेलोसिटी कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। किस चीज का? वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है? 4I प्लस 3J मीटर पर सेकंड है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। वैल्यू पुट करें यहां पर 1/2। मास कितना है? मास है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 5 5 are 25, तो ये आ जाएगा कितना? 125 जूल आ जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 130, 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy. Then which of the following is correct for momentum? मोमेंटम और मास के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। कब रिलेशन डायरेक्ट होगा? अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। तो इन दोनों में क्या ज्यादा है? कौन सा मोमेंटम ज्यादा होगा? सेकंड वन या फर्स्ट वन? सेकंड वन। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सेकंड बॉडी क्या है? वो ग्रेटर है। याद रखो। क्वेश्चन नंबर 130, देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, या P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है कि नहीं है? या अंडर रूट मास होगा। कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो? कांस्टेंट हो। तो हम लिख सकते हैं, लेट सपोज P1 बराबर है 1 के और P2 बराबर है कितने के? 4 के। 4 अंडर रूट अगर हम ले ले तो 2 हो जाएगा। तो मतलब P2 बराबर है 2P1। P1 कितना है? 1 है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? P2 इज ग्रेटर देन P1, या इसको हम लिख सकते हैं P1 इज लेस देन P2। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है? इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड, सॉरी ये 131, if the momentum of a body is decreased by 80%, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय, अब देखो मोमेंटम आ गया, वेलोसिटी की जगह क्या आ गया? मोमेंटम आया। तो यहां पर मैंने v स्क्वायर लिखा हुआ है, आप लोग क्या करें? आप लोग p स्क्वायर लिख के, आ रही है समझ के नहीं आ रही? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, दोनों एक ही बात है। तो यहां पे कौन सा फार्मूला यूज करना है इन चारों में से? बोलो। डिक्रीज बाय 80, तो ये वाला लास्ट वन 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो हम लिखेंगे परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज कितना आया है? 80, तो 2n टू 80 माइनस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। 2n टू 80 का मतलब 160
माइनस 80 का मतलब 80 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 0 0 के साथ क्या हुआ, खत्म हुआ। तो 160 माइनस 8 8 आर 64, तो ये आ जाएगा कितना, 96% आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 131 में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अगेन देखे यहां पे 80% डिक्रीज हुआ, चाहे मोमेंटम हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों के लिए हम ये वाले फार्मूले यूज करेंगे, क्योंकि परसेंटेज 10 से ज्यादा है और 100 से क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अ बुलेट इज फायर्ड, ये मिटाओ जल्दी करें। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, if the rifle recoils freely, then kinetic energy of the rifle is less than that of bullet, more than that of bullet, same as that of bullet, या equal or less than that of bullet। हाँ जी, क्या होगा, लेस होगा या सेम होगा, हाँ जी, सेम क्यों होगा, लेस क्यों होगा। देखो, अगर हम एक बुलेट को फायर करें राइफल से, तो बुलेट का जो मास है वो क्या है, वो कम है, स्पीड क्या है, ज्यादा, और राइफल का जो मास है वो क्या है, ज्यादा, स्पीड क्या हुआ, कम। तो जब स्पीड कम है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज, बोलो, लेस देन दैट ऑफ बुलेट। अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह मोमेंटम आ जाए या मास ऑफ क्या आ जाए, राइफल आ जाए, वो भी क्या होगा, बुलेट से कम होगा। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 132 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 133, क्वेश्चन नंबर 133 क्या है, व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू प्रोटॉन्स व्हेन दे आर ब्रॉट टू क्लोज टू ईच अदर। देखो, दो प्रोटॉन है, एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो याद रखो जहां पर भी रिपल्शन होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, जहां पर अट्रैक्शन होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो दो प्रोटॉन है, इसको हम करीब ला रहे हैं, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए। 134, an object of mass 2 kg falls from a height of 20 meter above the ground. If g is 10 meter per second square, the loss in potential energy just before strike the ground is, mgh फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास कितना है 2, g कितना है 10 और h कितना है 20, तो इससे आ गया 400 जूल। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135, a machine perform 10 joule of work in 5 seconds, how much power is delivered by this machine। कितना आसान है, पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आता है, ऑप्शन नंबर सी, 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वन कौन सा है, 136, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1, और 180 पर भी मैक्सिमम है ना, लेकिन वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 136, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम मोमेंटम, which of the following have highest kinetic energy। देखो, मोमेंटम अगर सेम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। अब यहां पर पूछा गया है कि इन चार पार्टिकल्स में किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज के लिए मास को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो किसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, बी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है, वर्क हैज द डायमेंशन एज दैट सेम एज दैट ऑफ टॉर्क, क्योंकि वर्क भी न्यूटन मीटर है
और टार्क भी न्यूटन मीटर है, तो दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। देखो W इज इक्वल टू एफ डी और टार्क इज इक्वल टू आर एफ, तो इससे भी न्यूटन मीटर और इससे भी न्यूटन मीटर, तो जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सेम हुआ। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या है, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकंड, तो पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, वर्क बराबर होगा पावर मल्टीप्लाई बाय T, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 120। 139 में ऑप्शन नंबर ए। 140, when an arrow is released from its bow, energy is transferred from elastic potential energy to kinetic energy। देखो अगर एक एरो है, इसको हम स्ट्रेच कर दें ऐसे, तो इसमें एनर्जी स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने छोड़ दिया तो वो कन्वर्ट हुआ किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Question 141, a cyclist is moved at a speed of 5 meter per second on level road. While going down the slope, his speed increased to 7 meter per second. एक साइक्लिस्ट है, लेवल रोड पे जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड के साथ, लेकिन अगर स्लोप पे वो जाए तो इसका स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, और अगर डिक्रीज हो जाए फिर नेगेटिव होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142, इन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, 142, in force versus displacement graph, what does the area under the curve represent? वर्क। और अगर एरिया की जगह स्लोप आ जाए फिर क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, याद रखो यहां पे अगर ये ग्राफिकल लाइन है, आपको पता है कि ग्राफ में दो किस्म के क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लोप या एरिया। तो यहां पर एरिया है तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, लेकिन अगर मैं स्लोप पूछूं तो क्या होगा, स्लोप बराबर है डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ डिवाइड बाय डेल्टा डी, या न्यूटन डिवाइड बाय मीटर। मैंने और भी आसान किया, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर, बोलो नहीं है, हाँ जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि आपने पढ़ा है, पढ़ेंगे भी कि एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। लेकिन अगर एरिया पूछा जाए जिस तरह क्वेश्चन में आया है, तो वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स विच इज इक्वल टू वर्क। 142 में है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143, 143 में क्या है जरा गौर से देखें। 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displays it along its line of action by 1 meter। ये जॉल का डिफिनीशन मैंने उठाया है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 144, a gardener move a lawn ruler through a distance of 50 meters. Applied force is 50 Newton, inclined at 60 degree of direction of motion. What will be the work done by the gardener? गार्डनर है, इसके हाथों में मशीन है, ठीक है, ग्रास मशीन है, रूलर है, ये फोर्स अप्लाई करता है, कितना, 50 न्यूटन। लेकिन अब वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 है, 60 है, यहां पर 60 है। और आपसे पूछ रहे वर्क क्या है, तो वर्क के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 60 जो बराबर है 1 डिवाइड बाय 2 के। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 जीरोस आर 0, और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 125 होगा। तो क्या बनेगा, वर्क इज इक्वल टू 1250 जॉल। आंसर इट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 145, when a spring is stretched
वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स इज नेगेटिव या पॉजिटिव? देखो, एक स्प्रिंग है, इसको मैंने स्ट्रेच किया, और से देखिए मैंने स्ट्रेच किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हुआ, तो वर्क क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री है और कहां 0 1 के बराबर है। दैट्स व्हाई, हाँ जी, जब हम इसको रिलीज करें यहां से तो वापस उसी डायरेक्शन में होगा। हाँ जी, क्वेश्चन किस तरह होगा? व्हेन, या नहीं, ये दोनों केस में पॉजिटिव हो। अगर कंप्रेस्ड आ जाए तब भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी हम बात करें या अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस हम बात करें तो फिर नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पर मेंशन है कि अप्लाइड फोर्स, तो हमने तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। क्लियर हो रही है बात? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इस केस में कॉस 0 होगा। लेकिन अगर अगेंस्ट संगा चेकला अगेंस्ट द फ्रिक्शन राशि, अगेंस्ट द फ्रिक्शन नब्बे बतासा नेगेटिव राशि। ठीक छो? दा खबर याद साथा। क्वेश्चन नंबर 145 जी बच्ची, जी ए देखो, स्प्रिंग अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये एक स्प्रिंग है, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसी डायरेक्शन में ये कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क क्या हुआ? ये पॉजिटिव हुआ। ये स्प्रिंग है, इसको मैं क्या कर रहा हूं? स्विच कर रहा हूं इसी डायरेक्शन में, तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इस केस में भी वर्क क्या है? पॉजिटिव होगा। स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया और फिर आपने रिलीज किया, तो ये वाइब्रेशन शुरू करेगा। वहां पे तो आपने फोर्स छोड़ दिया, तो वो अगेंस्ट क्या जाएगा? एयर रेजिस्टेंस जाएगा, तो वहां पर फिर नेगेटिव होंगे। ठीक है? क्वेश्चन 145 ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए 146। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी? कौन सा करेक्ट है काइनेटिक एनर्जी के लिए? ऑप्शन नंबर बोलो। ऑप्शन नंबर बी। याद रखो, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी डॉट वी, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ पी डॉट पी डिवाइडेड बाय एम, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ पी डॉट वी। तीनों हम लिख सकते हैं। याद रखो, ये डॉट प्रोडक्ट से आया है। क्यों आया है डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि यहां पर ये स्केलर है, इस वजह से हमेशा के लिए क्या होगा? डॉट होगा, क्रॉस कभी भी नहीं आएगा। अगर क्रॉस आया तो फिर तो ये क्वांटिटी क्या बना? वेक्टर बन गया, और काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 146 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाफ वी डॉट वी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 147 a person carries a suitcase horizontally at a speed, constant speed. The work done by the person upward force on the suitcase is 0 होगा। यहां पे ये बैग दे मुझे, ये बैग दे दे। यहां पे ये मिसाल के तौर पर ये क्या है? एक सूटकेस है, यहां पर मैंने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं कांस्टेंट स्पीड के साथ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो एंगल कितना हुआ? 90 हुआ, और cos 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर अप्लाइड फोर्स की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए फिर भी 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ, और cos 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो 147 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 149 बेटा भी इसको। 148 a body move हो गया। a body move with constant velocity on a rough horizontal surface, क्या होगा? नेटवर्क इज पॉजिटिव, नेटवर्क इज नेगेटिव, या वर्क पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क कैंसल ईच अदर। कांस्टेंट स्पीड है तो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल करेगा।
दैट्स व्हाई नेट वर्क क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 148 सी 149 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये भी गलत करे तो बस अच्छी बात है ना, ना चाचा गलत करे बेजान उबू पर तमाचा मानी ले, हाँ उबू वाला को ना औ कंदा पल रवाना ले हम कल शांति है तासो। क्वेश्चन नंबर 150। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आया और देखता हूं ये किसने ठीक किया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर? ऑप्शन नंबर ए पास्कल, वाट, जूल पर सेकंड या नन ऑफ दीज। किसी ने नन लगाया है, नहीं लगाया है, इसने तो गलत किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, नन ऑफ दीज। अब देखो बता रहा हूं, देखो यहां पे कि मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन उठाया है कि आप लोग इसको गलत करें, ठीक है। 2020 में इस तरह के एमसीक्यू आया था। अब देखो जूल पर सेकंड ये भी वाट के बराबर है और वाट भी मेंशन है, लेकिन बोथ का ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अगर बोथ का ऑप्शन होता और नन का ऑप्शन होता फिर भी नन वाज द करेक्ट वन, ठीक है। अब ये क्यों करेक्ट है, जरा गौर से सुने मेरी बात। वाट की तरफ जरा देखे, डब्ल्यू कैपिटल में लिखा हुआ है। जूल पर सेकंड में आप जूल को देखे, कैपिटल में जे लिखा हुआ है। और आपने रूल पढ़ा है कि a unit which is the name of sentence should be written in small letter। और ये क्या है, बात खत्म। अब ये ना कहे सर ये तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमने चैप्टर 1 जो है वो नहीं देखा है। अगर ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो जो यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हो ये भी तो सिलेबस का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। जो डायमेंशन आप लोग यूज कर रहे पेपर में आते हैं, डायमेंशन तो चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो रूल्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 150। 151 मुझे पता था कि आप लोग गलत करेंगे। क्वेश्चन 151, अ कंजर्वेटिव फोर्स इज वन फॉर विच वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, कंडीशन नंबर 1 कंजर्वेटिव के लिए। दूसरा क्या है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। अब यहां पर अगर ऑप्शन डी की तरफ हम देखें, वर्क इज ऑलवेज 0। बस बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंजर्वेटिव है तो वर्क 0 है, ऑप्शन डी को करेक्ट करें। हालांकि ये गलत है क्योंकि वर्क तो हो रहा है, वर्क ऑलवेज 0 नहीं है, नेट वर्क इज 0। अब यहां पर नेट नहीं है या टोटल नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। पॉजिटिव एंड सॉरी किधर गया, क्वेश्चन नंबर 151, वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो 151 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 152 152 क्या है, 2 or more than 2 bodies having equal masses moving with velocity v1 and velocity v2 respectively, the ratio of their kinetic energy will be। masses क्या है, masses क्या है, सेम, तो velocity के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा, v स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नंबर 153, a force acts on a 30 kg particle in such a way that the velocity of the particle is given by 2 meter per second, the kinetic energy of the particle is 60 joule। कौन सा फार्मूला यूज करना है, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, आ जाएगा क्या, 60 जॉल आ जाएगा। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, पुटिंग करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 153 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 154, an object is dropped from 100 meter, what will be its loss in potential energy after 2 seconds? कितना होगा, 100 मीटर से अगर एक बॉडी को हम नीचे फेंकें 2 सेकंड बाद, यहां पे
जो एनर्जी लॉस आया पोटेंशियल एनर्जी में वो कितना होगा? हाँ जी, 20 mg इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहां पर ये है 100 mg पोटेंशियल एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है? 100 mg, मतलब मास तो गिवन नहीं है ना, तो 100 mg हुआ। अब ये डाउनवर्ड आ रहा है 2 सेकंड में। यहां पे जो एनर्जी लॉस हुआ वो कितना है? तो हमें मालूम करना होगा कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हुआ तो इतना ये लॉस क्या होगा। अब देखो यहां पे आपने एक फार्मूला यूज किया है, याद किया है, एक शॉर्ट ट्रिक भी याद किया है कि एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऑफ एस वन। हमें पहले हाइट मालूम करना है कि हाइट कितना है। तो यहां पर क्या है? 2 सेकंड है, तो 2 स्क्वायर इंटू S1 तो क्या हो जाएगा? 4S1 हो जाएगा। अब S1 का वैल्यू गिवन है कि नहीं है? S1 का वैल्यू गिवन है कि नहीं है? कितना है? अब देखो S1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन S1 का वैल्यू तो कांस्टेंट है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। कहां से ये आ गया? आपने नहीं पढ़ा है कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है तो यह आ जाएगा 0। S इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। S1 मालूम करना है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर। तो 10 डिवाइड बाय 2 से क्या आ गया? 5 यहां पर पुट करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 20। एक मिनट सबर कर, 20 आ गया। हाइट कितना हुआ? 20। पहले हाइट कितना था? 100। यहां से लेकर यहां तक हाइट कितना हुआ? 20। आ रही है समझ के लिए? तो 100 से 20 को क्या करें? माइनस करें। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? 80 mg हुआ। तो अब यहां पर इनिशियल कितना है? 100। फाइनल कितना हुआ? 80। इससे ये माइनस करें, टोटल कितना बन गया? 20 mg। तो लास्ट कितना हुआ? 20 mg। ये 20 मिलीग्राम नहीं है, ये बात याद रखो। ये m क्या है? मास। g क्या है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 154 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। जी आयशा कोई बच्ची है? मैडम को देखे बच्ची। क्वेश्चन नंबर 155। अच्छा, इसकी समझ आ गया? क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155। 100 watt motor works for 10 seconds. Energy consumed is, कितना कंज्यूम हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 155 वर्क बराबर है पावर मल्टीप्लाई बाय टी। पावर कितना है? 1000। टाइम कितना है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 156। A particle moves in a circle with constant speed. The net work done on it after half revolution is 0. क्यों 0? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है और सर्कुलर पाथ है। अगर कंप्लीट सर्कल आ जाए या हाफ आ जाए, दोनों केसेस में वर्क क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 157। A machine has efficiency of 80% if input work is 1000 joule. Useful output work कितना होगा? देखो एफिशिएंसी कितना है? 80%। वर्क इनपुट कितना है? 1000 जॉल। वर्क क्या मालूम कर रहा है? आउटपुट मालूम करना है। आपको तो पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। ये छोड़े तो यहां पर आ जाएगा वर्क आउटपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय वर्क इनपुट। एफिशिएंसी कितना है? 80% है, तो मैं लिख सकता हूं 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना, तो ये 20 इसके साथ खत्म हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 800। तो 157 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 158।
विच क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव? कौन सा होगा? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता. वर्क कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो. पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव एंड जीरो या पॉजिटिव. अगेंस्ट द ग्रेविटी तो नेगेटिव, टुवर्ड द ग्रेविटी पॉजिटिव. अब आप कहेंगे कि ये पावर किस तरह नेगेटिव हो सकता है? पावर आपने नहीं पढ़े, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये एफ वी कॉस थीटा. अगर कॉस 180 आ जाए तो फिर पावर क्या बना? बात खत्म. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 158 में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. कौन सा है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी. अब यहां पर आप एक क्वेश्चन राइज करेंगे कि सर यहां पर भी तो हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, वी डॉट वी या पी डॉट वी, लेकिन यहां पर एंगल हमेशा के लिए 0 डिग्री है. ठीक है ना? वी डॉट वी या पी डॉट वी या पी डॉट पी, तीनों केसेस में एंगल शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, लेकिन पावर करता है. बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 159. क्वेश्चन नंबर 159. जरा गौर से देखिए बच्चे. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. क्वेश्चन नंबर 159. डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, P इज इक्वल टू एफ वी न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड या किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर. न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड क्यूब या ml स्क्वायर T पावर -3. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन 160. Which graph area represent work done? ऑलरेडी हमने स्टार्ट में भी किया है, that is force and displacement. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 161. A 50 kg person climbs a staircase of height 4 meter in 10 seconds. Power developed as. तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. इसमें आप लोग क्या करें? वैल्यू पुट करें. 50 है तो यहां पे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 10. 10 खत्म हुआ, कितना आ गया? 200. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी. एंड नंबर लास्ट क्वेश्चन वो क्या है? वो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%. इट्स स्पीड बिकम ट्वाइस. याद रखो, अगर यहां पर आ जाए इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय, तो फिर कितना होगा? फिर 1 होगा, यूनिट होगा या यूनिटी होगा या 100% होगा. अब देखो 300% है, ये ले ले, 300% है. क्वेश्चन नंबर 162 में है ऑप्शन ए. मिसाल के तौर पर याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. कुछ गौर से सुने बच्चे, ये 300% किस तरह आया है? काइनेटिक एनर्जी जो 300% आया है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है. कितना? बोलो, कितना इंक्रीज हुआ है? अगर ये 300% इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय, बोलो, 100%. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर देखो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए 100%, कितना? 100%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा? गौर से देखे, 100 इनिशियल था, इंक्रीमेंट कितना आया? 100 आया. टोटल कितना हुआ? 200%. 200% का मतलब क्या है? 200 डिवाइडेड बाय 100. और इसका मतलब क्या है? 2. चूंकि यहां पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लेंगे, 4 आ जाएगा. या हम लिख सकते हैं 100% के साथ मल्टीप्लाई करें, 400% टोटल हुआ. इंक्रीमेंट कितना आया? तो इससे 100 को माइनस करें तो आ जाएगा क्या? 300%. तो याद रखो, काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट होगा? 300%. अगर ये 200% हो जाए तो 2 + 1 3 और 3 स्क्वायर 9, 9 - 1, तो ये कितना होगा? 800%.
अगर ये 300% हो जाए तो 3 + 1 4, 4 स्क्वायर 16, 16 - 1 15, तो ये 1500% होगा। सपोज करें 400%, तो 4 + 1 25 या 5 स्क्वायर 25 एंड दिस इज 24। तो फिर आप लोग इस तरह करेंगे, अगर 100% से क्या हो, ग्रेटर हो। याद रखो इंक्रीज में आएगा 100% इंक्रीज, 200% इंक्रीज, 300% इंक्रीज। अगर डिक्रीज में आएगा तो 100% डिक्रीज आ सकता है, लेकिन 200% डिक्रीज कभी भी नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात? दिस इज द एंड ऑफ योर डिस्कशन। थैंक यू सो मच। जी बच्चे, पति पोइनश्री देखो, एक मिनट वर्कर बच्चे, इनिशियल कितना था 100, इंक्रीमेंट कितना हुआ 100, इंक्रीमेंट 100 है, ये मालूम करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट 100 हुआ, तो 100 के साथ मैंने 100 को ऐड किया, टोटल कितना हुआ 200%। 200% का मतलब क्या है 2, यहां पर क्या है स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से क्या आएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 100% के साथ तो 400%। टोटल इतना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, इनिशियली कितना था 100, तो 400 से ये माइनस करें तो आ जाएगा कितना 300%।